में मार्च और अप्रैल में जो इनकम टैक्स के दावे होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाह न्यूज़ हक़ की आवाज़। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कैफुद्दीन शम्स शाह न्यूज़ में आपका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। शाह न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। शहर निज़ामाबाद के उर्दू प्रेस क्लब पर मजलिस बचाओ तहरीक स्पोक पर्सन अमजद उल्ला खान की आमद। उर्दू प्रेस क्लब के मेम्बरान ने किया इनका वहलियाना इस्तकबाल। इस मौके पर अमजदुल्ला खान ने अपने दिलचस्प खिताब से अवाम को किया उजागर। तफसीलात के मुताबिक आज शहर निज़ामाबाद के उर्दू प्रेस क्लब पर हिंदुस्तान भर में अपना एक अलग मुकाम रखने वाली शख्सियत अमजदुल्ला खान ने शिरकत की, जो मुसीबत ज़दा लोगों के काम आते हुए गरीबों की मदद करना जिनका मकसद है और जिन्हें अवाम वक्त का मसीहा मानती है। क्योंकि पिछले एक साल से शहर हैदराबाद में मजलिस बचाओ तहरीक स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान की जानिब से प्रजा दरबार चलाया जा रहा है, जिसमें कई गरीब, यतीम, बेसहारा, जरूरतमंदों और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद की जा रही है, जिसे देखते हुए अवाम में इनकी काफ़ी मकबूलियत हो रही है और बिलखुसूस नौजवान इनसे काफ़ी मुतासिर होते हुए एमबीटी मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उर्दू प्रेस क्लब पर अमजदुल्ला खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हिंदुस्तान भर में चल रहे सियासी फिरका परस्ती का जिक्र फरमाया और साथ ही साथ रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और टीआरएस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए वो सारे वादे याद दिलाए जो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इलेक्शन से पहले मुस्लिम माइनॉरिटीज अवाम से किए थे और उन तमाम लोगों को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया जो मुसलमानों के रहबर होने का दम भरते हैं। आखिर में एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने उर्दू प्रेस क्लब के सरपरस्तों और सदर की शालपोशी करते हुए उर्दू प्रेस क्लब की तरक्की के लिए दिल से दुआ दी। पेश है इसी सिलसिले में एक खास रिपोर्ट। पूरे हिंदुस्तान में उर्दू प्रेस क्लब कहीं भी नहीं है। ये एक निज़ामाबाद को अल्लाह ताला ने, निज़ामाबाद के सहाफ़ियों को इस बात का एजाज़ हासिल है कि पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। हम तो पूरा वर्ल्ड फिरते रहते हैं, तो काबिल मुबारकबाद हैं जितने भी अरकान इस नेक काम में हिस्सा लिए हैं। उर्दू की सच्ची खिदमत खुद इस्लाम की सच्ची खिदमत है। एक मानों में उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखना, अपनी तहज़ीब को ज़िंदा रखना, अपने आबा व अजदाद को सही अगर खराज अक़ीदत पेश करना है तो उर्दू को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। तो मैं दिल की गहराइयों से इस उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद के सदर जनाब मोहम्मद खालिद साहब, चीफ एडिटर मोमेंट टाइम्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ। चीफ पैट्रन एंड एडवाइज़र रफ़ीक शाही, एडिटर ललकार वीकली को मैं मुबारकबाद देता हूँ। नाम जैसा है काम भी वैसा ही है, ललकार। तो चीफ पैट्रन मोहम्मद अनवर ख़ान साहब से मैं अनवर ख़ान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आप तमाम लोगों की सरपरस्ती अल्लाह ताला क़ायम और दायम रखे। सरपरस्ती आपको सेहत दे, आप लोगों को नौजवान नस्ल की आप सरपरस्ती करते रहे। चीफ पैट्रन मोहम्मद यूसुफ खान साहब को कि बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने कहा, मैं पूरे नोट किया, आगे इसके ऊपर बोलूँगा। हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल जाकिर साहब और जितने भी अरकान इस उर्दू प्रेस क्लब के ज़िम्मेदारान हैं। तो इसमें यह है कि मैं आज से तकरीबन एक साल पहले मैं सोशल मीडिया के ज़रिए पढ़ा, देखा कि निज़ामाबाद में उर्दू प्रेस क्लब खुलने वाला है, तो मुझे मसरत हुई, बहुत खुशी हुई कि चलिए अपना भी एक दफ्तर है निज़ामाबाद में बोलकर। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने यहाँ पर उर्दू को क़ायम किया। हैदराबाद में जो है निज़ामाबाद में अक्सर तेलंगाना में अब फ़िलवक़्त पूरे तेलंगाना में अगर उर्दू कहीं ज़िंदा है तो निज़ामाबाद में ज़िंदा है। हैदराबाद में अगर कोई ये दावा कर रही कि उर्दू ज़िंदा है तो मैं कहूँगा कि वो गलत बोल रहे हैं। यकीनन हैदराबाद से कुछ बड़े उर्दू अखबार छपते होंगे, लेकिन उर्दू कल्चर, उर्दू बात करना, उर्दू सहाफ़ी से मिलना, शेर व शायरों से मुशायरों में जाना, ये बिल्कुल धीरे 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 उर्दू मीडियम स्कूल तो मैं समझता हूँ कि 0/नील है, वहाँ पर पूरे ख़त्म हो गए उर्दू वो। अब आप पूरे हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद में एक भी उर्दू स्कूल नहीं है, मेरा जहाँ तक दावा है। अगर है भी तो उसको जो है इंग्लिश मीडियम के टीचर आ रही पढ़ाने, उर्दू मीडियम को पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम के टीचर आ रही और फिर सोशल मीडिया पे भी यानी ऑनलाइन भी आ रहे हैं, यानी ज़माने के साथ चल रहे हैं हमारे उर्दू जर्नलिस्ट। ये बड़ी खुशी की बात है। फिर लाइव कवरेज भी दे रहे हैं अपने अपने चैनल्स के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए। ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है।
अब रही बात के जो तेलंगाना के जो हालात है अब फ़िलवक़्त, तो मौजूदा जो हालात है तेलंगाना के, आने वाले बहुत संगीन हालात है, जहाँ पर हिंदुस्तान के हालात आप देख रहे हैं कि पूरा फ़िरक़ा परस्ती के करीब जाते जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि मैं एक चीज़ मालूम किया कि जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट हैं, जो उर्दू के ठेकेदार हैं, वो ये उर्दू क्लब में आ रहे नहीं, बायकाट कर रहे हैं, बल्कि सुना मैं। तो शुरू में कोई भी नेक काम करे, अच्छा काम करे, तो ऐसा लोग बायकाट करते बाद में मजबूरन आएंगे इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ। तो मुझे अफसोस हुआ सुन के, क्योंकि मैं जो है बहुत डेप्थ में जाके कोई चीज़ को मालूमात हासिल करता हूँ। तो क्योंकि कोई एक अच्छा काम होता तो लोग जो है अपनी अनानियत बना लेते थोड़े लोग। खैर छोड़िए, वैसा तो होते रहता। हेल्थी कंपटीशन भी अच्छी चीज़ है हमारे दरमियान में। तो अब आप देखिए कि तेलंगाना के जो हालात है, मैं तेलंगाना के बारे में बोलूँगा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है कुछ दिन पहले एक जलसे में और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बहुत ज़्यादा बीजेपी के ख़िलाफ़ में बोले, यानी इतना ज़्यादा बोले कि दिल खोल के शख्सी हमले करके मोदी साहब को जो है कई बार यानी उनका वीडियो बताए, उनकी बेइज्जती करे तो खैर बहरहाल देर आए दुरुस्त है बेचारे हमारे केसीआर साहब। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी भी जो है फ़िरक़ा परस्ती की चड्डी अभी नहीं निकली अभी हमारे कहने से। टीआरएस के कायदीन जो आज मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, मैं तमाम तेलंगाना के मुसलमानों को और सेकुलर लोगों को ये आगाह कर रहा हूँ कि केसीआर साहब के जो बयानात है ये सिर्फ़ और सिर्फ टफ बार्गेन कर रहे हैं उन गवर्नमेंट से कि आने वाले जो मार्च एंडिंग में, मार्च और अप्रैल में जो इनकम टैक्स के दावे होने वाले हैं इनके अफराद ख़ानदान पे, जो आपके ईडी के दावे होने वाले हैं, जो आपके, तो उससे बचने के लिए मरकज़ को डरा रहे हैं। उनकी नीयत कोई साफ़ नहीं है। 2018 में भी ऐसी बोले तेलंगाना बिड्डा प्राइम मिनिस्टर बनता बोल के लहर चलाए, थोड़े चीफ मिनिस्टरों को साथ दिए, फिर जाके बीजेपी के गोद में बैठ गए। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह का यूपीए 2 का इलेक्शन हुआ था। यूपीए 2 का इलेक्शन हुआ था। अभी मनमोहन सिंह दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे बहस हो रही थी, लेकिन हमारे केसीआर साहब जाके एल के अडवाणी को प्राइम मिनिस्टर बनने की मुबारकबाद देके, बुके देके, गैर मशरूत तायद का ऐलान करके आ गए थे एनडीए की। तो फिर उसके बाद में जब तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना अलग होने के बाद में 12% रिजर्वेशन भूल गए, वक्फ कमिश्नरेट भूल गए, और सबसे बड़ी हैरत की बात है आज से कुछ दिन पहले जो वक्फ कमिश्नरेट, जो वक्फ का फैसला आया, जो आपके हमारे दरगाह हुसैन शाह वली की 55,000 करोड़ की मुसलमानों की असासे जात, मैं यहाँ का जो माल बना उसके साथ साथ ये जो वक्फ की ज़मीन पर एक बड़ा माल बना हुआ है। आप उर्दू जर्नलिस्ट ना वक्फे से उसको उठाते रहते हैं, लेकिन कोई बड़े कायदीन इस मसले पे बोलते नहीं। बड़े अफसोस की बात है। तो 55,000 करोड़ का हम केस हार गए। हम गवर्नमेंट वर्सेस वक्फ बोर्ड चल रहा था वो, उसके अंदर जो है एक सियासी जमात के एक एमएलए भी पार्टी थे उसमें, जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब खुद उसमें पार्टी थे। टीआरएस का जब एजिटेशन चल रहा था तो यही हमारे केसीआर साहब जो है, ज़रा फैन बंद कर दीजिए, हमारे केसीआर साहब जो है वो लगड़ा पार्टी राजगोपाल की लैंको हिल्स पे जाके पूरे पिंक झंडे लगा दिए थे। 3 दिन तक धरना दिए, बोले तेलंगाना अलग होते ही ये ज़मीन जो है मैं वापस दिलाऊंगा, दरगाह हुसैन शाह वली की ज़मीन है ये बोले। अब खैर बेचारों के वादे, गालिब की महबूबा के वादे है। तो 7 साल में 8 साल में देखिए आप, ना हमारे को आपके जो असल उनका मेन मकसद था, मंशूर था, 12% रिजर्वेशन, वो आज तक नहीं मिला। वक्फ कमिश्नरेट का वादा करे थे वो नहीं मिला। माइनॉरिटी बजट की बात देखिए, मैं थोड़े दिन पहले एक आरटीआई में कुछ निकाला मैं, तो उसमें यह निकाला कि कितना सैंक्शन हुआ, कितना रिलीज़ करे। तो आप सुन के हैरत करिए, से कुछ दिन पहले असेंबली में चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब एक बेहतरीन उर्दू में स्पीच दे के उन्होंने 90 जो है उर्दू के हर मिनिस्टर की पेशी में एक उर्दू
हम उर्दू उसको कुछ नाम बोले थे, वो हम रखेंगे बोले, उर्दू ऑफिसर को रखेंगे ताकि अगर कोई एमए यानी मिनिस्टर ने उर्दू में दरख्वास्त लाया तो उन्हें देखना, देख के समझाना बोल के। हर कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में एक रखेंगे बोले, हर कमिश्नरेट में एक रखेंगे बोल के। असेंबली में वादा करके जीओ भी निकाले उन्होंने, पहले 60 का निकाले, फिर उसके बाद में 90 बोले, फिर उसके बाद में कुछ 200 करते बोले, एक हो गया। फिर उसके बाद में आप आज उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है बोल रहे हैं, बराए नाम। आप बताइए कोई पुलिस स्टेशन में आज की तारीख में उर्दू में दरख्वास्त लेते क्या? बताइए, आप नहीं लेते। कोई कलेक्टर ऑफिस में आप उर्दू में दरख्वास्त लिख के जाओ, उसको पकड़ना भी नहीं मालूम, उल्टा पकड़ता हो नहीं ऐसा यूँ दरख्वास्त को। आप कोई कमिश्नर ऑफ पुलिस करने जाओ या कोई सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस करने जाओ, नहीं। ये सब छोड़ दीजिए आप, ये तो आप लोग नहीं दिए। हमारा जो हक बन रहा, जो एसजीटी टीचर्स, जो उर्दू के जो टीचर्स हालिया जो सीएम की कैंप ऑफिस पे धरना दिए, जो रूस्टर सिस्टम लाके उन लोगों को क्या कर दिए, जो इंग्लिश मीडियम वालों को लाके उर्दू के पोस्टों को फिलअप कर रही। अरे आप नहीं दे रहे हैं सो अलग बात है, हमारा जो हक है, हमारा जो हक है वो नहीं दे रहे हमारे को। तो अब यहाँ पर ये है कि आप देखिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन का काम होता है कि अगर हुकूमत काम नहीं कर रही तो अपोजिशन हिम्मत करके इस मसले पर बोलना। आज से कुछ दिन पहले हिंदू पेपर में एक आर्टिकल आया था, बहुत बेहतरीन आर्टिकल था, द क्रिमिनल साइलेंस ऑफ द अपोजिशन। हेडिंग का नाम क्या था? द क्रिमिनल साइलेंस ऑफ द अपोजिशन। यानी बीजेपी जो गलत काम कर रही है उस मसले पर कांग्रेस क्यों खामोश है, उसके ऊपर लिखा था उन्हें। तो मैं उसमें यहाँ स्टेट को तस्वुर करते हुए आर्टिकल पढ़ा उसमें। तो हमारे कने जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, क्रिमिनल साइलेंस है उनका। यहाँ पर चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो खुद एक सहाफ़ी है, वो खुद एक उर्दू के बहुत बड़े वो है बेचारे, लेकिन एमएलसी रहे, आज उर्दू के लिए कोई खिदमत नहीं है। तो अक्सर क्या होता, कोई तबके के, कोई कम्युनिटी के जो नॉर्थ साइड पॉलिटिक्स में होता, कोई यादव रहता या कोई रहता, उन्हें एक बड़ा मंत्री बन जाता। बनने के बाद में आप देखिए, लालू प्रसाद यादव जिस वक्त रेलवे मिनिस्टर बने थे, 38,000 उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अतराफ के लोगों को रेलवे में नौकरी दे दिए। बाद में उनसे प्रेस वाले पूछे कि आप ऐसा इतना इरेगुलरिटीज़ क्या करें कि आप पूरे देश के मिनिस्टर है लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अतराफ के लोगों को आप अपने बिहारी लोगों को दे दिए। तो उन्होंने बोले मैं बार बार मंत्री बनता हूँ, क्या पूछे उन्होंने। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आपकी नीयत, आपकी नीति अगर है कुछ काम करने की और अल्लाह मौका दिया तो आप करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं ये लोग। भाई केसीआर को उर्दू से क्या हमदर्दी बताइए, अच्छी बेहतरीन तकरीर कर देते उन्होंने। पहले क्या था, आंध्रा के रायलसीमा के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको उर्दू बात करना नहीं आता था, इन्हों तेलंगाना के बेहतरीन तकरीर कर देते, बस ख़त्म हो गई बात। तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे दिल को खुश किया। हम जो है वो शायर का और बादशाह का किस्सा हो गया। शायर जो है बादशाह की तारीफ में खसीदे पढ़ता, इन्हों इनामा ऐलान कर देते बादशाह साहब। दूसरे दिन जाके उन्हें उनके फाइनेंस मिनिस्टर को बोलता मेरे को रात में सरकार इनाम ऐलान करे थे दियो। तो उन्हें बोलता मेरे कने तो कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं आया मेरे कने। बादशाह कने जाते, बादशाह बोलता कौन सा इनाम, भूल जाते बादशाह साहब। फिर बाद में ये बोलते कि इनाम में देना लेना कहेगा, तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे दिल को खुश किया। अब मुसलमानों के वास्ते जो है इधर से जज्बाती तकरीर होती, उधर से सीएम साहब वादा कर देते, ख़त्म, टाइम फिश और फाइल बंद हो जाती। तो आज उर्दू की इतनी बुरी हालत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, अब तो इतनी बुरी हालत हो गई है। जो नए रिक्रूट्स आए, देखिए एसआईस, सब इंस्पेक्टर साहब पुलिस को जो रिक्रूट करे, थोड़े जो इंस्पेक्टर्स बने, किसी को उर्दू तो उर्दू छोड़ दो, आप इंग्लिश भी सही नहीं बात कर रहे हो, लगा हेलो बोलते ये ओनली बोल रहा हूँ वहाँ से। तो बहरहाल अज़ां का वक्त है।